जय हिंद। मैथ शिक्षा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो करंट में हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले 3-4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उन चैप्टर्स को अगर आप नहीं पढ़े हैं, उनके वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करने वाले हैं। 2 क्लास में आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुके थे। आज ये तीसरा क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो बड़े ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को करिएगा, सॉल्व करेंगे साथ में हम लोग। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से, तो जिससे बोला जा रहा है उसको हम x मान लेते हैं कि मान लीजिए कि लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर x है, ठीक है। अब जो लड़कियों की संख्या आएगी यानी गर्ल्स की संख्या वो कितना आएगी, लड़कों की संख्या से 16 अधिक आएगी, है ना। तो लड़कियों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, x+16 हो जाएगी, है ना, x+16 हो जाएगी, लड़कों से 16 अधिक। अब यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने बोल रहा है, 64 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया लड़कों की संख्या और x+16 हो गई लड़कियों की संख्या। दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो x और x आपका हो गया 2x और उधर जाके 16 आपका माइनस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर अगर हम लोग इसमें 14 माइनस कर दें तो 50 हो जाएगा, 2 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48, यानी कि 2x की वैल्यू 48 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, है ना, 24 हो जाएगी। यानी लड़कों की संख्या ही हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 24, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 24 है और छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 64 है। इनका रेशियो चाहिए, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। 8 से काटेंगे 8 3 24 और 8 से काटेंगे 8 8 64, माने कि 3:8। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया होगा सभी को अच्छे से, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था। आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर का सवाल है दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए, अब ये बेहतरीन सवाल है। एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के अंक का स्थान उसके इकाई अंक से 1 अधिक है तो संख्या क्या होगी। अच्छा सवाल है, आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, जो कंडीशन बोला है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। इसमें ये बोल दिया कि एक 2 अंकों वाली संख्या है ना, 2 डिजिट वाला नंबर है, उसके अंकों का योग से अनुपात उस संख्या का और उसके अंकों के योग से अनुपात जो है वो कितना है, 7 और 1 का है। मतलब आपका यहाँ पे ये नंबर है और यहाँ पर उनके अंकों का योग है, ठीक है, डिजिट सम, क्या डिजिट सम, है ना। इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7 और 1 का दिया है दोस्तों। बाई ऑप्शन अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले इसको देखिए, ये आपका 65 होगा, 65, और इसके अंकों का योग कितना होगा, 11 होगा। तो क्या ये 7 और 1 का अनुपात बनेगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसको देखिए, अगर हम लोग देखें तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 4 3 7 होगा। तो क्या यहाँ पे 7 और 1 का रेशियो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 7 49 होना चाहिए यहाँ पे, जबकि 43 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें तो 2 1 3 हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है, इनका अगर रेशियो ले लें हम लोग यहाँ पे तो 21:3 होगा, और 3 से दोनों को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 7 21, 7 और 1 का रेशियो आ गया कि नहीं। तो ऑप्शन से इसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा और 5 से ये 7 बार में नहीं कटे पाएगा, क्लियर है ना। तो 7 और 1 का रेशियो यहाँ पर ये 21 आपका दिखाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि जो संख्या होगी वो 7 के रेशियो में होगी, मतलब 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का जो मल्टीपल है वो सिर्फ कहाँ दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 7 का मल्टीपल मतलब 7 का गुणज, समझ रहे हैं। चलिए, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। देखिएगा इस सवाल को, एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया गया है वो 7 और 5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है तो बोर्ड की लंबाई क्या होगी। एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पे ये बोला कि भैया लंबाई है 7 यूनिट और चौड़ाई है यहाँ पर 5 यूनिट, है ना। अब कह रहा है कि बोर्ड की चौड़ाई
20.5 है, तो चौड़ाई ये वाला है, यानी इस 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 20.5 दे रखी है ना, 20 पॉइंट यहाँ पे 5 दे रखी है। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 20.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो यहाँ पर तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5 इतना हो जाएगा। बोर्ड की लंबाई 1 की वैल्यू कितनी है 4.1 और बोर्ड की लंबाई कितनी है 7 यूनिट, तो 7 की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 7 से इसको हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौका 28, मतलब 28.7 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। एकदम सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना, इतना आसान सा सवाल था, ओरली इसको आप लोग लगा सकते थे। चलिए क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को, ये बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे ये बोला गया कि यदि एक दर्जन मतलब कितना होता है कि 12, है ना, तो यहाँ पर 12 मिरर हैं, 1 दर्जन दर्पणों वाला एक कार्टून गिरा दिया जाता है, तो निम्न में से कौन से टूटे दर्पणों और बिना टूटे दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता। ये बताइए दोस्तों कि टूटे और बिना टूटे, ये सारे जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये रेशियो किसके हैं, टूटे और बिना टूटे, यानी कि टूटे हुए और सुरक्षित। तो टूटे हुए और सुरक्षित दोनों मिलाकर कितने होंगे, दोनों मिलाकर यहाँ पर 12 होंगे, क्योंकि 1 दर्जन बोला है ना, कार्टून गिरा तो 1 दर्जन में से कुछ टूट गए कुछ सेफ थे, तो मतलब टोटल मिलाकर 12 ही ना हुए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को बड़े गौर से देखिए, अगर इनका रेशियो में सम देखें टोटल, है ना, टोटल, तो टोटल यहाँ पर कितना है 3 है ना, यहाँ पर टोटल कितना है आपका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे 12 है, ठीक ना, और यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो आपका 5 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। भाई अनुपात में हमने टोटल देखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, तो आपके टोटल को अगर देखें तो टोटल आपका है 12, ठीक है, ये 12 है। अब जो भी आपका रेशियो का सम होगा वो यहाँ पे 12 को काट देगा, 3 जो है 12 को काट देगा, 4 जो है 12 को काट देगा, 12 जो है 12 को काट देगा, लेकिन ये 5 12 को नहीं काट पाएगा, मतलब 5 का मल्टीपल 12 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो पूछा था उसके मुताबिक ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर है ना, समझ सकते हैं, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं इसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना, आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये। एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, तो बचे कितने होंगे, यहाँ पर 26 बचे होंगे, ठीक है। आइए, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ अनुपात 1:6 है तो अधिकतम कितने रोगियों की भर्ती की जा सकती है। इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि यहाँ पर ये बोला गया कि भैया एक स्टाफ के हिस्से में 6 रोगी हैं, है ना, 6 मरीज हैं, मतलब कि 6 रोगियों को एक स्टाफ देख रहा है, एक नर्सिंग स्टाफ देख रहा है, तो अधिकतम कितने रोगी भर्ती कर सकते हैं। ये बताइए कि जब एक नर्सिंग स्टाफ 6 रोगियों को देख रहा है तो वहाँ पर टोटल मौजूद कितने नर्स हैं, 26 हैं। तो भैया जब एक 6 को देख रहा है तो 26 कितने को देखेंगे, 26 कितनों को देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 26 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 6 गुणे 26 हो जाएगा। भाई एक 6 को देख रहा है 6 मरीजों को, तो 26 कितने को देखेंगे, 6 गुणे 26 हो जाएगा, 6 छक्के 36, यूनिट डिजिट 6 आ गया आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 6 जो है सिर्फ यहीं पर है ना, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा, एकदम आसान सिंपल सा सवाल था, बस ये समझने की फेर थी कि रोगी के साथ स्टाफ का अनुपात कैसे कैसे क्या क्या होगा। क्लियर है ना, चलते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन की अच्छी समझ है तो इस सवाल को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एनटीपीसी CBT 2 2022 के पेपर का सवाल है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न की अच्छी समझ है तो आपको लगाने में सवाल दिक्कत नहीं जाएगा। पेंसिलों से भरे बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन पेंसिलें थी, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए 3/4 का मीनिंग क्या है। तो 3/4 का मीनिंग ये है कि टोटल 4 पेंसिल में से 3 पेंसिलें, है ना, टोटल 4 पेंसिल में से 3 पेंसिलें रंगीन थी। भाई रंगीन पेंसिल बोला गया है 3/4 है ना, यानी कि 4 में से 3 पेंसिलें रंगीन थी। तो बताइए 4 में से 3 पेंसिलें जब रंगीन थी तो बचा क्या बिना रंगीन वाला, एक पेंसिल ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अच्छा अब बोला गया कि और 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थीं। अब ये बताइए कि इसमें से ये जो रंगीन पेंसिलें हैं इसमें से 8/15 पेंसिलें लाल थीं, है ना, यानी कि 15 में से 8 पेंसिलें लाल थीं। क्लियर है। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थीं तो बैग में कितने पेंसिलों की कुल संख्या क्या होगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बोला कि
8/15 पेंसिलें लाल थी, है ना, रंगीन पेंसिलें लाल थी। तो यहाँ पर रंगीन पेंसिलों को कितना बता रखा है, 15। उस 15 में से लाल कितने हैं, 8 हैं। तो रंगीन पेंसिलों को हम 15 बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, ये रेशियो आया है रंगीन और बिना रंगीन, है ना। तो इसको 15 बनाइए। 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 15, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये इतना, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 में से 8 पेंसिलें लाल थी। ये बताइए कि यहाँ पर इस 15 में से 8 पेंसिल अगर लाल थी, 8 पेंसिल अगर लाल थी, तो और पेंसिलें कितनी हो गई, मतलब कि अलग कलर की 7 पेंसिलें होंगी। अब कह रहा है कि यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी, ये बताइए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनिट में कितने लाल पेंसिलें हैं, 8, लेकिन टोटल यहाँ पर कितनी लाल पेंसिलें हैं, 40, है ना। तो इसी 8 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 40 है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8 की वैल्यू यहाँ पर 40 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा बताइए, तो 5 नहीं हो जाएगा, माने कि 40/8। तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी होगी, है ना, ये बोला जा रहा है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है। बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है भाई, देखिए इतनी रंगीन थी और इतनी बिना रंगीन, तो 15 और 5 20 यूनिट होगा टोटल, है ना। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है, 1 की वैल्यू अगर 5 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी यहाँ पर। यानी कि बैग में टोटल कितनी पेंसिलें थी, 100 पेंसिलें थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको एक तरीके से और हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से और लगा सकते हैं। चलिए वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं, वो भी आसान सा है, ज़्यादा उसमें भी कठिनाई नहीं जाएगी। देखिए ये बोला कि यहाँ पर कुल पेंसिलें बैग में कुछ होंगी, है ना, कुल पेंसिलें हम लोग x मान लेते हैं। इस x का कितना बटा रंगीन है, कितना रंगीन है, 3/4। 3/4 पेंसिल यहाँ पर रंगीन है, ठीक है। अब इतने हो गए रंगीन। इस रंगीन में से कितने पेंसिलें लाल हैं, यहाँ पर 8/15। 8/15 यहाँ पर रंगीन है ना। और एक्चुअली में अब ये टोटल आ गया रंगीन पेंसिलों की संख्या, लेकिन एक्चुअली में रंगीन पेंसिलों की संख्या लाल पेंसिलों की संख्या, है ना। तो लाल पेंसिलों की संख्या दी कितनी गई है, यहाँ पर 40 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना का हो गया 8, ये 3 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 3 पंचे 15, और 2 से इधर काट देंगे 40 को, तो ये हो जाएगा 20, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो आ गया 100। ये भी एक तरीका है, इससे भी आप लोग कर सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। क्लियर है ना, चलते हैं आगे। आइए देखिए इस सवाल को, बेहतरीन सवाल है। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, है ना, के किराए का अनुपात 4 और 1 दिया गया है, और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया है 1 और 40। यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपये एकत्र किए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी से एकत्र की गई राशि ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे ये बोला कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात, यहाँ पे किराया कितना कितना है, 4 और 1 के अनुपात में है। मतलब यहाँ पर कि ऐसे समझिए कि प्रथम श्रेणी में 4 रुपया किराया लग रहा है और द्वितीय श्रेणी में 1 रुपया किराया लग रहा है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या का अनुपात 1 और 2 है। तो प्रथम श्रेणी में 1 और द्वितीय श्रेणी में 40। ऐसा समझिए कि प्रथम श्रेणी में 1 यात्री ट्रैवल कर रहा है और द्वितीय श्रेणी में 40 यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर किराया 4 रुपया है और इसमें 1 ही ट्रैवल कर रहा है, तो 4 × 1 यानी कि उस एक से कितना रुपया किराया कलेक्ट होगा, यहाँ पर 4 रुपये, है ना। फिर यहाँ पर देखिए कि किराया 1 रुपया है लेकिन 40 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो 40 1 कम 40 मतलब यहाँ से कितना किराया कलेक्ट होगा, 40 होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ से 4 रुपया कलेक्ट हुआ, यहाँ से 40 रुपया कलेक्ट हुआ, टोटल कलेक्ट कितना हुआ यहाँ पर 1100 रुपया। तो अगर इन दोनों का सम करें हम लोग, दोनों जगह से कितना किराया कलेक्ट हुआ, 44, है ना, 44 रुपया, और इसी 44 की वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल 1100 रुपया इकट्ठा हुआ, है ना। अब देखिए तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हम लोग 11 से इसको काट दे पहले, तो 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 की वैल्यू है यहाँ पर 100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25 हो जाएगा, है ना, 100/4 यानी कि
25। अब क्या बोला था कि प्रथम श्रेणी से एकत्र की गई राशि, प्रथम श्रेणी मतलब यहाँ पर प्रथम श्रेणी ये वाला, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी से कितना कलेक्ट किया जा रहा है, 4 रुपया। तो एक की वैल्यू जब 25 है तो 4 रुपया की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 25 × 4 यानी कि 100 रुपये, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि प्रथम श्रेणी से 100 रुपया इकट्ठा किया जाएगा। समझ में आ गया ना, चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है, ठीक है। काजू कितना है यहाँ पर, 20 ग्राम है, ठीक ना, ध्यान से समझते जाइएगा। काजू कितना है, 20 ग्राम है, और आपका बादाम कितना है, 30 ग्राम है ना। और टोटल मिठाई की मात्रा कितनी है यहाँ पर, 250 ग्राम है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इनका ले लीजिए रेशियो, ठीक है। अब इसमें यह बोला गया कि इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम कितने कितने ग्राम होंगे, है ना। तो बताइए यहाँ पर अभी टोटल मिठाई कितना है, 250 ग्राम। इसको हमको टोटल करना है 350। कैसे कर पाएंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे इस 250 को बनाना है 350। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, है ना। तो देखिए 250 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो बन जाए आपका 350, है ना, 350। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए। तो जो हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 5 से और काटेंगे तो 5 7 ये हो जाएगा 35, और ये कटेगा 5 से तो 5 5 25, माने कि इधर आ गया आपका 5, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 7/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल आपका कितना बन जाएगा, 350 ग्राम बन जाएगा। अब इसमें किए हैं हम टोटल में 7/5 का मल्टीप्लाई, तो सभी में 7/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि रेशियो में तो भाई सभी में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 7/5 से, यहाँ भी 7/5 से कर दीजिए। तो 20 में 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 और कट जाएगा 4 बार में, तो 4 7 28। यहाँ पे आ गया कितना, 28 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 7 42, यानी कि 42 ग्राम। तो 28 और 42 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि काजू होगा 28 ग्राम और बादाम होगा 42 ग्राम, किसमें, टोटल 350 ग्राम यहाँ पर अगर मिठाई है तो उसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, आराम से हमने लगा लिया। चलते हैं आगे। आइए देखते हैं यहाँ पे। सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपये हैं। सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि सचिन और सहवाग के पास टोटल 950 रुपये हैं। मान लीजिए कि सहवाग के पास यहाँ पर, है ना, सहवाग के पास x रुपये हैं, ठीक। तो सचिन के पास कितने हो जाएंगे, सचिन के पास यहाँ पर 950 माइनस x, क्योंकि टोटल दोनों के पास कितने हैं, 950 रुपया हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 950 माइनस x। अब कह रहा है इसमें कि सहवाग से 950 रुपये लेने पर, ठीक है, सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से था, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर सहवाग यहाँ पर 250 रुपये सचिन को देता है तो कितना हो जाएगा, इसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 250, क्योंकि 250 दे दिया भाई, पहले से x था, 250 इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब सचिन के पास कितने हो जाएंगे, 250 ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 250 इधर चला गया है। तो इसमें 250 ऐड कर दीजिए। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 250 ऐड कर देंगे। ऐड करिए भला कितना हो जाएगा 250 को, है ना। तो 9 2 11 1 12, 1200 प्लस 100 हो जाएगा, है ना, 1200 प्लस x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सचिन के पास उतनी ही राशि होगी, सचिन के पास अभी कितनी राशि, 1200 माइनस x, उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। सहवाग के पास पहले से कितनी थी, x थी, है ना। तो सचिन के पास अभी उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। सहवाग के पास पहले कितनी थी, x थी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, मतलब 2x की वैल्यू होगी 1200 रुपये। क्लियर है ना। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 600 हो जाएगा। अब क्या बोला इसमें कि उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। सहवाग के पास x रुपया, मतलब कि 600 रुपया, ठीक है। और सचिन के पास कितनी होंगी, 950 माइनस x। तो 950 में 600 घटा देंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 300 350 आ जाएगा, है ना, 350 आ गया, है ना। इनको हम लोग काट पीट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे अगर 0 से तो पहले 0 कटेगा, है ना। 5 से काटिए तो 12 पंचे 60
और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, मतलब 12 और 7 का रेशियो पहले से था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, लैंग्वेज थोड़ा बड़ा दिया था और कन्फ्यूज भी करने वाला सवाल था, बीच में यहाँ पर आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे आप लोग। चलते हैं आगे। एकदम ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, इसको कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। दो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर ए और बी, उसके स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% ए था, ठीक है। तो ए का जो यहाँ पर स्टॉक है वो कितना है, यहाँ पर हम बना लेते हैं रेशियो, है ना, ए और बी। तो ए का स्टॉक कितना है, 80% है, ठीक है। तो बी का स्टॉक कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। तो ए जब 80% है तो यहाँ पर बी कितना होगा, 20% नहीं हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इनका अगर हम लोग ले रेशियो तो आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20 और यहाँ पर 20 चौक 80। क्लियर है। तो मतलब ए का रेशियो कितना है, 4 है और बी का रेशियो 1 है। अब इसमें यह बोला गया कि यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए, है ना, ए 20 किलोग्राम और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाल लिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और बी का जो अनुपात है वो कितना बदल जाता है, 9 और 2 हो जाता है। माने कि निकालने पर इसमें से भी कुछ निकाल लिए, बी से में भी से कुछ निकाल लिए, तो अनुपात कितना बदल गया, यहाँ पर 9 और 2 का हो गया। कितना हो गया, 9 और 2 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर निकाली गई जो संख्या है, या तो निकाली गई या फिर ऐड की गई, उनको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। ए में से कितना निकाला गया है, 20 kg, है ना, तो यहाँ पर 20 को लिखेंगे, निकाला गया है तो माइनस लगाएंगे, ठीक ना। अच्छा, बी में से कितना निकाला गया, 8 kg निकाला गया है, इसलिए माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर दोनों में अगर माइनस है तो माइनस को आप हटा सकते हैं, लेकिन अगर एक में माइनस एक में प्लस है तो रहने दीजिएगा, ठीक है। ये तरीका हम बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, अभी इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिफरेंस ले लीजिए। 4 दूना 8, 9 एकम 9, तो 8 और 9 का डिफरेंस लेना है हमको। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, इधर नीचे ऐसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, है ना। तो 20 दूना ये हो जाएगा 40 और 9 अट्ठे ये हो जाएगा 72। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 9 - 8 यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा, और इधर देखिए 72 - 40 यानी कि हो जाएगा 32, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 32 है। पूछा गया है शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था। बताइए दोस्तों, शुरुआत में यहाँ पर टोटल स्टॉक कितना है, यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल स्टॉक कितना, 5 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब 32 है तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 32, है ना, 5 × 32 यानी कि 160 आ जाएगा। तो 160 kg यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, माने कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे से समझ गए होंगे। बेहतरीन प्रश्न था ये। ऐसे प्रश्नों को ये जो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे। आइए देखते हैं अनुपात और समानुपात में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ला दिया है। अब देखिए त्रिभुज ला दिया इसमें, है ना। तो ये देखने वाली बात है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 4 और 7 है, यहाँ पर पहला कोण 1 यूनिट है, दूसरा कोण यहाँ पर 4 यूनिट है यानी एंगल, है ना, और तीसरा कोण यहाँ पर 7 यूनिट है। तो सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से, क्या बोला, सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ये बोला सीधे कि सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से, सबसे बड़े कोण कितना है, ये बोला यहाँ पर 7 है, तो सबसे छोटा कोण कितना है, यहाँ पर 1 यूनिट है। बस ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात कितना होगा, 7 और 1 का हो जाएगा। क्लियर है। एकदम कुछ भी नहीं था, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, सीधे सीधे ये रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये कोण का ही रेशियो न दिया है। तो सबसे बड़ा कोण तो जिसका सबसे बड़ा रेशियो होगा 7 हो गया, और सबसे छोटा 1 यूनिट। क्लियर हो गया, 7 और 1 का रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है थोड़ा सा। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपये है। औसतन का मतलब क्या होता है कि एवरेज एक का पड़ गया यहाँ पे 15,000 रुपया, ठीक है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3, 5 और 7 है, कीमतों का अनुपात 3, 5 और 7 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कीमतों का अनुपात अगर 3, 5 और 7 दिया है, तो पहले वस्तु का कीमत 3x और दूसरे वस्तु का कीमत 5x और तीसरे वस्तु का कीमत 7x, ऐसे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अनुपात में दिया है। अब तीनों का जो टोटल है वो कितना दे रखा है आपको, औसत कितना दे रखा है, 15,000। तो भाई एक का ना 15,000 है, तो टोटल 3 वस्तुएं हैं, तो 3 वस्तुओं का टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 15,000, है ना, 3 × 15,000। औसत का मतलब होता है एक की कीमत, तो एक की कीमत औसतन 15,000 है, तो तीनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 45,000, और तीनों की कीमत यहाँ से कितना आ गया,
देख लीजिए 3x 5x और 7x, तो 5 3 8 7 15x है ना, ये हो जाएगा 15x कीमत, और इधर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 45 है ना, या फिर चलिए 45 कर देते हैं, ठीक है 45,000। तो 15 यूनिट की वैल्यू 15x की वैल्यू 45,000 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3,000 आ गई है ना, 3,000 आ गया। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि सबसे सस्ती वस्तु की कीमत पता लगाइए। सबसे सस्ती वस्तु कौन सी होगी, ये वाली होगी, 3x होगी है ना। तो x की वैल्यू अगर 3,000 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 3,000, 3 गुणे 3,000 यानी कि 9,000। तो सबसे सस्ती वस्तु का कीमत 9,000 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखिए यहाँ पे आसान सा सवाल है ये भी। ए बी और सी आपस में 3 5 और 7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं। यदि सी को 49,000 रुपये मिलते हैं, बताइए सी को कितना यूनिट मिला है अनुपात में। ए का यूनिट 3 है, बी का यूनिट 5 है और सी का यूनिट 7 है। तो मतलब सी को कितना मिला है, 7 यूनिट मिला है। लेकिन एक्चुअली में सी को कितना मिला, 49,000 रुपया मिला। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 49,000। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 7,000 है ना, 49/7 यानी कि 7,000 हो जाएगा। एक की वैल्यू हो गई 7,000। सिंपल सा सवाल था। तो ए और बी दोनों को मिलाकर ए और बी को कितना यूनिट मिला है, देखिए तो ए को 3 यूनिट, बी को 5 यूनिट, तो एक और बी यानी कि 3 और 5 8 यूनिट हो जाएगा है ना। तो एक की वैल्यू जब 7,000 है तो 8 यूनिट निकालना है ना आपको, 3 + 5, तो 8 7 ये हो जाएगा 56,000, ठीक है। तो दोनों को ए और बी दोनों को मिलाकर कितना मिला, 56,000 मिला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल, बहुत आसान, इससे ज़्यादा आसान तो आपके पेपर में आ भी नहीं सकता, ठीक है ना, इतना ज़्यादा आसान था। चलिए आगे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये भी उतना ही आसान है। एक मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13, 6 और 1 के अनुपात से के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे के जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, ये बताइए। यहाँ पे तांबा, जिंक और लेड, मतलब कि तांबा आपका 13 यूनिट है, जिंक आपका 6 यूनिट है और लेड यानी कि सीसा आपका 1 यूनिट है, ठीक ना। तो आपसे क्या बोला कि जिंक का भार कितना है, 90 किलोग्राम। अच्छा, जिंक का रेशियो कितना है, 6 यूनिट है ना। जिंक का रेशियो 6 यूनिट है, लेकिन एक्चुअली में उसका कितना भार दिया गया है, 90 kg, ठीक है। तो 6 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो, 15 छक्के 90 यानी कि 15 हो जाएगा है ना। अब क्या बोला, इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, टोटल भार बताइए कितना होगा। यहाँ पे टोटल भार है ना, तांबा, जिंक और लेड मिलाकर टोटल, तो 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 1 हो जाएगा 20, मतलब कि टोटल कितना यूनिट हुआ, 20 यूनिट भार हुआ। तो 1 की वैल्यू जब 15 है तो 20 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 15 गुणा 20 हो जाएगा, 15 गुणा 20, 15 दूना 30 यानी कि 300 kg। तो टोटल उस पुर्जे का भार कितना है, 300 किलोग्राम है, 300 किलोग्राम। ऑप्शन सी। समझ में आ गया ना। चलते हैं आगे। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे ये बोला गया कि 1162 रुपये को ए, बी और सी में 35, 28 और 20 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक ना। तो अब आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, है ना। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि कहाँ पर मतलब कि किस वैल्यू का चारों ऑप्शन में अलग अलग मान दिया गया है। तो बी का, ए का देखें तो 512 यहाँ है, 512 यहाँ, ए मतलब 2 जगह आ गया, तो इससे हमारा एक बार में डिसाइड नहीं हो पाएगा कौन सा आंसर होगा। इसलिए बी को देखते हैं। बी हमारा 385, 392, 365, 425, मतलब कि बी आपका हर जगह अलग अलग है। तो सीधे सीधे बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये बताइए, ए, बी और सी तीनों का रेशियो कितना दे रखा है, 35 है ना, 35, 20 और 28, ठीक है, सॉरी 35, 28 और 20 है ना, 35, 28 और 20। तो ए का रेशियो कितना है, 35, बी का 28 और सी का 20 है। तो ये बताइए कि टोटल यहाँ पर कितना है, 1162 रुपया, टोटल 1162 रुपया। और बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 28 है ना, बी का हिस्सा है 28। टोटल कितने में से, 35, 20 और 28, इन तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 है ना, 35 और 20 हो जाएगा 48। 48 में हम लोग 48 में 35 जोड़ेंगे, तो 48 में 35 जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3 और हासिल 1 और 4 3 7 1 8 यानी कि 83 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, काट पीट के इसका आंसर निकाल लेंगे हम लोग। काटिए तो ज़रा, तो ये क्या आपका 4 बार में कट जाएगा, 80 है ना, तो इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग यूनिट डिजिट से करते हैं, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 2 है, इसका 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी इकाई अंक कितना आ गया, 6। नीचे का इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 3 है। अच्छा, 3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 6 बन जाए, तो 3 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में कितना होगा, 2 होगा। तो बी
b की जो वैल्यू हो जाएगी उसके इकाई के अंक में 2 आएगा, और b के इकाई का अंक 2 कहाँ है? b का इकाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इकाई का अंक सिर्फ यहीं पर आपका 2 है, मतलब यही वाला b का वैल्यू होगा 392, है ना, 392 ये हो जाएगा आपका। और जब b की वैल्यू 392 आ गई तो और किसी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग स्मार्ट अप्रोच से, हमको पूरा वैल्यू नहीं निकालना पड़ा, सबकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, हमने सिर्फ एक का वैल्यू निकाला और वहाँ से पता कर लिया कि हमारा आंसर कौन सा होगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो आज का ये क्लास बस इतना ही दोस्तों। हमने यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन तक किया है, अगले क्लास में हम लोग 48 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन आप लोग डेली चेक किया करिए, है ना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप लोग सारी क्लासेस शुरू से कर सकते हैं, आपके जो चैप्टर छूट गए हैं, है ना, वो भी आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि साथ में अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस भी स्टार्ट करिए, तो हम लोग एडवांस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी क्लास आपकी सुबह होगी एडवांस की, और अरिथमेटिक की अभी जो चल रही है शाम को 6 बजे, है ना, तो इसकी कंटिन्यूस चलती रहेगी, साथ में एडवांस भी आपका शुरू होगा। क्लियर है ना? तो हम लोग शायद यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही वीडियो आएगी, ठीक है ना, तो सुबह उसकी वीडियो आएगी एडवांस मैथ की। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग 2-2 क्लास डेली करिए, यहाँ से आपका ये पूरा जो बुक है उसका सोल्यूशन कवर हो जाएगा आपके एग्जाम आते आते, ठीक है। RRB NTPC की भी वैकेंसी आ गई है, LP की वैकेंसी तो पहले ही आ चुकी थी, और सभी की वैकेंसी धीरे धीरे आ रही है, आपका जिसमें भी सिलेक्शन हो जाता है उसमें पकड़ लीजिए। क्लियर है? चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।